कल हम लोग विधेयक के प्रकार, बहुमत के प्रकार, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। आज संसदीय व्यवस्था में बजट की प्रक्रिया पढ़ते हैं, बजट कैसे पारित होता है। संसदीय प्रक्रिया में बजट, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, इसको पढ़ना है। तो पहली चीज़ ये जानिए, बजट माने क्या होता है। बजट बूजेट शब्द से आया है, जो ब्रिटेन में सबसे पहले प्रस्तुत हुआ था। चमड़े का थैला होता है बजट, मतलब बूजेट मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। तो बजट शब्द भारतीय संविधान में कहीं लिखा नहीं है। इसका नाम वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। क्या नाम लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में ये लिखा गया है। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने किसी के द्वारा या खुद या अपने किसी अधीनस्थ के द्वारा संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण रखाएगा। और वित्तीय विवरण जो होता है वित्तीय वर्ष, वो 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। ठीक, अब इसके लिए एक कमेटी गठित हुई थी, उसने 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने को कहा है, लेकिन उसको माना नहीं गया है। तो ये होता है। अब बजट में होता क्या है, तो आय और व्यय का विवरण होता है। आय मतलब कितना इनकम होगी, व्यय मतलब कितना खर्च होगा। ठीक, अगर आय अधिक है व्यय कम है तो अधिशेष बजट कहा जाएगा। अगर व्यय अधिक है आय कम है तो घाटे का बजट कहा जाता है। ठीक, अगर आय व्यय दोनों बराबर है तो संतुलित बजट कहा जाता है। ठीक है, महिलाओं के लिए स्पेशल बजट पारित हो रहा है तो उसको जेंडर बजटिंग कहा जाता है। बजट कई प्रकार के होते हैं, वो इकोनॉमिक्स का मामला है। हमको केवल ये पढ़ना है कि संसद में बजट कैसे काम करता है या कैसे पास होता है। ठीक, तो अनुच्छेद 112 में लिखा है, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भारत सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं, अनुमानित प्राप्तियां और व्यय, एक साल में जो प्राप्तियां हैं और जो व्यय है, उसका विवरण संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगा या कराएगा। तो मुख्यतः करता नहीं है, कराता है। ठीक है, एक व्यक्ति थे शंकर आचार्य समिति, 2016 में ये गठित हुई थी। इसने कहा था कि जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, इसको हटा के 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया जाए। माना नहीं गया, ये एक जानते रहिए, शंकर आचार्य समिति। अब होता क्या है बजट के में, व्यय का वर्गीकरण कैसे होता है। तो बजट में 2 प्रकार के होता है, एक संचित निधि होती है। ठीक, एक भारत के संचित निधि पर भारित व्यय होता है और दूसरा होता है भारत के संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। ठीक है, 2 चीजें हैं। एक है भारत की संचित निधि से परमानेंट व्यय होता है, जैसे अधिकारियों के वेतन भत्ते, ये पेंशन, ये सारी चीजें। और दूसरा होता है संचित निधि पर किया जाना वाला व्यय और जो एक्स्ट्रा होगा। ठीक, तो जो पहले इधर वाला देख लीजिए, भारत के संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, इसको लोकसभा में पारित होना जरूरी है, संसद में चर्चा होना जरूरी है, तभी ये पारित होगा। अब इधर वाला आते हैं कि मतलब भारत के संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित हैं। व्यय 2 प्रकार के हो गए, एक तो जो फिक्स है, हर साल इतना खर्च होगा, एक कुछ नया होता है। तो ठीक, जो फिक्स है उस पर मतदान नहीं होगा। कैसे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के वेतन, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के हो गए, राज्यपाल की पेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? भारत की संचित निधि में पहले से फिक्स है, इनका फिक्स है। ठीक है, ये हो गया। अब बजट पारित कैसे होगा? पहले तो ये व्यय हो गया। तो बजट जो होता है 3 साल का होता है। पिछले साल हमने क्या पाया, क्या खर्च किया, वर्तमान में क्या अनुमान है, वर्तमान में क्या है, अगले साल क्या अनुमान है। 3 साल का बजट होता है, लेकिन अब इसको सरकार चेंज करना चाहती है, 1 वर्ष के लिए केवल करना चाहती है। ठीक, तो ये हुआ। अब इसके 6 चरण हैं। बजट के कितने चरण हैं? 6 चरणों में ये पेश होता है। पहला चरण इसका है, बजट आया तो प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप देखिए, तो बजट के दिन एक और पहले समझ लीजिए, जिस दिन अब 1 फरवरी को फिक्स हो गया है बजट आएगा, 1 फरवरी से ठीक 1 दिन पहले आर्थिक विश्लेषण आता है या आर्थिक समीक्षा आती है। दोनों वित्त मंत्रालय के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। तो हम बजट को देखते हैं, अभी उसको देख लेंगे। आर्थिक समीक्षा का मतलब हुआ पिछले साल हमने क्या पाया, क्या खोया या क्या खर्च हुआ, क्या कितनी उपलब्धियां हमने प्राप्त की, जो हमारा टारगेट था वो कितना प्राप्त हुआ। ठीक,
अब 6 चरण है। पहले चरण में देखिए तो बजट प्रस्तुत किया जाता है, सबको दिया जाता है कि भाई ये मद हैं, ठीक। दूसरे चरण में क्या होता है, उस पर बहस होती है, क्या क्या है, कहाँ ज़्यादा का है, यहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, इस विभाग में क्यों, तो ऐसे बहुत सारी बहसें होती हैं। उसके बाद विभागीय समितियाँ गठित होती हैं, वो जांच करती हैं। जैसे हर बहुत सारे विभाग हैं, हर विभाग को इतना पैसा फिक्स है। आप देखते हैं रेलवे विभाग को इतना पैसा मिला ना, विभिन्न विभागों को अलग अलग पैसों का आवंटन होता है। विभागीय समितियाँ जांच करती हैं कि क्या इसका सही आवंटन हुआ है। ये होता है तीसरा। चौथा, फिर जब बजट विभाग जो लोग होते हैं उनको जैसे पैसा मिला तो उनको लगता है कम है, तो अनुदान की मांग करते हैं, और चाहिए, अनुदान की मांग करते हैं। चौथा चरण होता है, इसमें अनुदान की मांग होती है। अनुदान की मांग पे फिर कुछ समितियां गठित होती हैं, कटौतियां मानी जाती हैं, 2-3 कटौतियां होती हैं, उसको बताते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित। विनियोग विधेयक 114 में है, अगर बजट के बाद पैसा निकालना है बिना विनियोग विधेयक के पैसा नहीं निकलेगा। और अंतिम है वित्त विधेयक। विनियोग विधेयक के बाद वित्त विधेयक पारित करके पैसों का आवंटन कर दिया जाता है। ये 6 चरण होते हैं बजट के पारित होने के, ठीक। तो इसको अब नोट करिए। आर्टिकल 112 कहता है, आर्टिकल 112 कहता है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च ठीक, यही वित्त वर्ष है। वो शंकराचार्य ने कहा बदल दीजिए, लेकिन बदला नहीं गया। 1 वर्ष की भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्ययों का विवरण संसद के सम्मुख रखता है या रखवाता है, ऐसे कर दीजिए, रखता तो नहीं है, रखवाता है, ठीक। अनुच्छेद 112 कह रहा है। हो गया। शंकराचार्य समिति थी, उसने किया है तो वो हुआ, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक। अब बजट के व्यय का वर्गीकरण। बजट के व्यय का वर्गीकरण। दो पार्ट बनते हैं इसको। भारत की संचित नीति पर भारित व्यय, ठीक। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक। इसमें अन्य व्यय, हो गया इतना। अब इसमें हमने बताया है कि किसका किसका वेतन है, जिसका। इसमें क्या होता है, संसद में जब इसमें से पैसा निकालना होता है, संसद में केवल चर्चा होती है, संसद में केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं, ठीक। अब कौन कौन है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए,
CAG UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, इन सबको वेतन कहाँ से मिलेगा? संचित निधि से। ठीक। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन वेतन राज्य से मिलता है ना, यहाँ राज्यपाल भी लिख लीजिएगा। ठीक, राज्यपाल हो गया। और अंतिम है भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण भार। ठीक, ये इतना होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की पेंशन? हाँ पेंशन, वेतन नहीं। हाँ वेतन नहीं, वेतन तो राज्य से मिलेगा ना। इसमें क्या होता है? सदन में चर्चा होगी एवं इसमें से पैसा खर्चा करना है तो, एवं लोकसभा में मतदान होता है। ये राज्यपाल और हाई कोर्ट के न्यायाधीश दोनों की पेंशन केंद्र से, वहाँ भारत की संचित निधि से होगी। वेतन राज्यों की संचित निधि से होता है। जिस राज्य में कार्य करेंगे, जिस राज्य में कार्य करेंगे वहाँ की संचित निधि से उनको वेतन मिलता है, क्योंकि राज्यों के प्रधान होते हैं राज्यपाल और न्यायालयों के प्रधान होते हैं न्यायाधीश। ठीक, अब चरण देखते हैं। तो बजट पारित करने की प्रक्रिया। ठीक, इसके 6 चरण हैं। इसके 6 चरण। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण। और मजे की बात बताऊं तो 6 चरण वह क्रम से आया है, क्रम से कर दीजिए, पूछा गया है प्रश्न। ठीक, प्रीवियस ईयर घटना चक्र उठा के मारिए, ऐसे क्रम से पूछा गया है कि इसको क्रम से कर, आगे पीछे दिया गया है, इसको क्रम से कर दीजिए जरा, यही प्रश्न हुआ है। समझ में आया? पहला हुआ। दूसरा हुआ आम बहस होगी, खास बहस नहीं होगी, आम बहस होगी। ठीक, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी। ठीक, फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा। फिर विनियोग विधेयक पारित होगा। और अंतिम है वित्त विधेयक पारित होगा। ठीक, ये 114 में है, ये 117 में है। ये कैसे पारित होता है पीछे बता चुके हैं। ठीक है, ये मान चलिए बजट से पैसा निकालना है, बजट के मद से, बिना विनियोग विधेयक के पैसा नहीं निकलेगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए इसका एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा, बजट के ठीक एक दिन पहले आता है। उसमें ये होता है कि पिछले साल की क्या उपलब्धियां हैं हमारी। देखें, देखिए पूरा डाटा आता है, कृषि में इतना, उद्योग में इतना, सेवा में इतना उपलब्धि प्राप्त हुए हैं ना, वो आता है। तो उसको वो कौन, तो वो भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। ठीक, तो ये बजट जारी कौन करता है? कहाँ है बजट? ये बजट जो है
कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, या ऐसे समझ लीजिए वित्त मंत्रालय। ठीक, इसके दो पार्ट कर लीजिए, वित्त विभाग कर लीजिए, एक राजस्व कर लीजिए। ठीक, ये जो है बजट ये है इधर से हो जाएगा और आर्थिक समीक्षा इधर से। ये जो वित्त विभाग लिखे हैं यही बजट मंत्रालय ही है। ठीक, आर्थिक समीक्षा वो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय का ही एक पार्ट है, वो जारी करता है। हम लोग सोचते हैं सब एक तो चल रहा है ना। तो ये दोनों एक ही बात है, चाहे वित्त विभाग कहे चाहे वित्त मंत्रालय एक ही चीज़ है, लेकिन इसके एक पार्ट राजस्व वो जारी करता है आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, और ये कब जारी होता है? तो बजट से ठीक पूर्व, बजट से ठीक एक दिन पूर्व। ठीक, मतलब 1 फरवरी को आता है तो 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा जारी होगी। क्या चर्चा होती है? पिछले साल की क्या उपलब्धियां हैं हमारी, वो उसमें जारी होता है। हाँ, आर्थिक समीक्षा जो होती है वो पिछले साल की उपलब्धियां जो होती है वही जारी होता है। ठीक, इसको मिटाएं। अब अगर ध्यान से देखे हो आप तो क्या होता है, जिस दिन बजट होता है सब बढ़िया पहन के जाते हैं नया नया, पहले फ़ोटो होती है, उसके बाद वित्त मंत्री क्या करता है वो बजट को प्रस्तुत करता है, एक झोला लेके जाता है, झोला टाइप में अटैची टाइप में, या तो हाँ लाल, या तो अब तो लैपटॉप लेके जाते हैं, पेपरलेस हो गया है तब लैपटॉप लेके जाए, लेकिन उसको लाल कपड़े में ही लपेटते हैं। क्यों? क्योंकि बजट जब पहली बार पेश हुआ था चमड़े का थैला था। किस कलर का होता है चमड़ा? समझे? उसी को ये बना के ऐसा किया जा रहा है। मामला समझ में आया? अब हुआ क्या कि वित्त मंत्री ले जाता है, बजट प्रस्तुत करता है। सही बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करवा रहा है। ठीक, जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है सबसे पहले क्या करता है, बजट पेश करने के बाद वो भाषण देता है 1-2 घंटे। देखें, ये किए, ये करना है, वो करना है, ये किए, पूरा डाटा देता है ना। तो पहला क्या हुआ, भाषण दे दिया। अब उसके बाद जब बजट प्रस्तुत किया, भाषण दिया, उसके बाद इसमें आम बहस शुरू हो गई। देखिएगा कभी तो उसमें खूब चर्चा होती है, ये गलत है, इधर पैसा ज़्यादा जा रहा है, उधर ज़्यादा जा रहा है, ये आम बहस होती है। ठीक, उसके बाद 3-4 दिन के लिए लोकसभा में चर्चा होती है खूब। ठीक, और 3-4 दिन के बाद क्या होती है कि इसको रोक दिया जाता है, 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। जो बजट पे चर्चा हुई 3-4 दिन खूब होगी, उसके बाद इसको स्थगित कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए। ठीक, क्यों करता है ऐसा? ताकि ये समितियां ठीक से जांच कर सकें। मामला समझ में आ रहा है? भाई अगर उसको समय नहीं मिलेगा तो कैसे जांच कर लेगी? और समितियों में सदस्य यहीं से होते हैं। सदस्य अभी कैसे बन रही समितियां, कैसे काम करती हैं बताते हैं। आज तो हो नहीं पाएगा, बड़ा टॉपिक है, समितियों को बनना सिखा देंगे, कल उसके कार्य देखेंगे। तो दूसरा ये काम होता है। कितना हो गया? अब हुआ क्या कि जैसे 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, 3-4 दिन बहस चली, अब 1 महीने के लिए सदन स्थगित हो गया। क्या करें, विभागीय समितियां जांच करेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जांच के बाद क्या होगा, फिर उस पर देखिए अनुदान की मांग की जाएगी। अनुदान की मांग की जाएगी। हो गया। जब अनुदान की मांग, अब देखिए ध्यान से, नया वित्त वर्ष शुरू हो गया 31 मार्च से। अब सरकार को पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, नए वाले में अभी यहीं पहुंचे हुए हैं, समितियां जांच कर रही हैं, पैसा आएगा कहाँ से? समझ रहे हैं? तो उसके लिए साल भर के लिए, इसको सिंपल इस तरह समझ लिए, निर्वाचन वर्ष जैसे है, सिंपल भाषा में समझिए। इसमें है तो अलग चीज़ है। निर्वाचन जैसे चुनाव होना है, तो चुनाव कब होता है? अपने यहाँ मई में होता है। और वित्त वर्ष कब खत्म हुआ? मार्च में। अप्रैल मई 2 महीने बचे हैं ना। अब इसमें सरकार बजट पेश नहीं कर सकती, सरकार को चाहिए पैसा खर्च करने के लिए। पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए तो कितने, 2 महीने के लिए, तो साल भर का 1/6 भाग। ठीक, और जो साल भर का बजट है उसका 1/6 कर लीजिए।
उतने को पेश करा लेती है लोकसभा में खर्च के लिए, उसको कहते हैं लेखानुदान। क्या बोलते हैं? जो 2 महीने के लिए स्पेशली चुनाव वर्ष में बजट पेश होता है उसको क्या कहते हैं? लेखानुदान। सरकार का जब वित्त वर्ष पूरा हो चुका रहता है, अगले कुछ दिनों में चुनाव होता है, सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या पास करवा लेती है? लेखानुदान पास करवा लेती है। और लेखानुदान 2 महीने के लिए पास होता है, ठीक, कुल बजट का 1/6 ऐसा समझ लीजिए। और नहीं तो यहाँ देखिए, जब 31 मार्च बाद खत्म हो गया तो इसमें भी 2 महीने समय लगेंगे पैसा निकालने में, तो उस 2 महीने के लिए लेखानुदान पास करा लेंगे ताकि काम चलता रहे। हो गया इतना, समझ में आया? लेखानुदान पास हो गया, खर्चा चला, अब समितियां जांच कर रही हैं, ठीक। फिर 3-4 लेखानुदान के बाद 3-4 सप्ताह के लिए फिर सदन स्थगित कर दिया गया। अब विभागीय समितियां अपनी जांच कर रही हैं, रिपोर्ट तैयार करेंगी, उसको पेश करेंगी। रिपोर्ट किसको देंगी? राष्ट्रपति को देंगी। रिपोर्ट किसको देंगी? विभागीय समितियां उनको देंगी, ठीक। फिर अब रिपोर्ट जब लोकसभा में पहुंच गई, लोकसभा की बात है ना, लोकसभा में पहुंच गई, राष्ट्रपति का मतलब वही वित्त मंत्री के पास जाएगी रिपोर्ट, या इतना समझिए। अब क्या हुआ, जो जांच रिपोर्ट आई है उस पर लोकसभा में क्या होगा? मंत्रालय में मतदान होगा। मतदान होगा भाई। अगर भाई व्यय जो हुआ उसमें मांग अलग अलग तरीके से हो रही है तो मतदान होगा। मतदान अगर विपक्ष में हो गया इसका मतलब अब बहुमत में नहीं है, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वित्त का मामला है तो राज्यसभा में मतदान नहीं होगा। राज्यसभा में मतदान नहीं होगा, केवल कहाँ होगा? लोकसभा में होगा, ठीक। फिर सरकार, हो गया इतना। अब ये जो अनुदान की मांग कर रहे हैं इसी पे विपक्ष आ जाएगा, कहेगा सही नहीं है। अनुदान की मांग करेंगे हर विभाग तो ढेर मांगेंगे, ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, लाता है वो विपक्ष, लाता है क्या? समितियां लाता है, वो कटौती मांग करता है। 3 कटौती होते हैं, नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती या मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती। 3 प्रकार की कटौतियों की मांग करता है, ठीक। तो अब यही स्टेप बाय स्टेप कर लें, मिटा दें ऊपर। फोन फ्लाइट मोड लगाओ। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से 1 दिन पूर्व प्रस्तुत होता है, ठीक। बजट से 1 दिन पूर्व प्रस्तुत होता है। तो कहाँ से? तो राजस्व विभाग से आता है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से, ठीक है। अब स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या है? वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है, ठीक। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या होगा? तथा अभिभाषण, भाषण देगा ना, उसमें बताता है कि हमारे क्या लक्ष्य हैं, कौन सी नई योजनाएं चला रहे हैं, कौन सी बंद कर रहे हैं, टैक्स स्लैब क्या है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ देता है। तो भाषण कर दीजिए या अभिभाषण कर दीजिए, एक ही मामला है। हो गया इतना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? दूसरे स्टेप में क्या होगा? लोकसभा में आम बहस होती है। ये दूसरा स्टेप हो गया। ये कई दिन चर्चा चलती है? 3 से 4 दिन चलती है। 3 से 4 दिन चर्चा, उसके बाद 1 माह के लिए सदन स्थगित, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 1 फरवरी को प्रस्तुत हुआ, 5-6 तक ये चला।
अब 1 महीने का मतलब 1 मार्च तक के लिए स्थगित हुआ। मामला समझ में आया? 1 मार्च तक के लिए स्थगित। अब इस स्थगन से पहले 2 महीने के लिए लेखा अनुदान पास हो जाएगा। ठीक, तो स्थगन से पूर्व कौन? सरकार लेखा अनुदान पास करा लेती है। ठीक है, स्थगन से पूर्व 31 मार्च के बाद 31 मार्च के बाद सरकार को धन की व्यवस्था करनी है। 31 मार्च के बाद धन की व्यवस्था हेतु सरकार लेखानुदान पास करा लेती है। ठीक, 2 माह हेतु अप्रैल मई। ठीक, अब यही लेखानुदान समझ लीजिए 3 होते हैं। अनुच्छेद 116 को पढ़िएगा कभी तो लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान सुने हैं कभी? सुने ही नहीं। और एक होता है अनुपूरक बजट, अतिरिक्त बजट, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 115 में ये दिया है 3 प्रकार के अनुदान होते हैं। तो तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं। अभी मिलता है तो उसको बता देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसको समझिए। अब क्या है लेखानुदान? एक तो ये है 31 मार्च से मार्च अप्रैल के लिए हर साल, या निर्वाचन वर्ष के लिए। लेकिन कितने महीने के लिए होता है? और ध्यान दीजिए, यहाँ केवल व्यय से संबंधित होता है। मतलब समझ रहे हैं? बजट जो होता है उसमें कितना कमाओगे, कितना खर्च करोगे। लेकिन लेखानुदान में केवल खर्च करेंगे, कमाने वाली व्यवस्था नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि 2 महीने के लिए धन नहीं तो वही व्यवस्था की गई। हो गया इतना? 2 महीने के लिए, चाहे निर्वाचन वर्ष की बात हो चाहे नॉर्मली हो। ठीक, तो पूरे साल का जो बजट होता है उसका 1/6 2 माह का होगा, उतना पास करा लिया जाता है। ठीक, फिर लेखानुदान के पश्चात 3 से 4 सप्ताह हेतु सदन स्थगित। ठीक, इसी स्थगन के समय विभागीय समितियां जांच करती हैं। ठीक, विभागीय समितियां जांच करेंगी। हो गया? किस बात की जांच करेंगे? अनुदान की जांच करेंगे। ठीक, तो अनुदान संबंधी जांच करेंगी तथा और क्या करेंगे? रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करती। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये जो रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में अनुदान की मांग पर मतदान होता है। ठीक, ये हो गया। स्टेप देखते रहिए क्रमबद्ध रूप से।
ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 था ना, बजट 2 था, एक में सब अधिकारियों की, इस पे मतदान नहीं होता। मतदान किस पे होगा? भारित व्यय के अन्य व्ययों पे, भारित व्यय के अलावा। मतदान भारित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों पर होता है। इसका मतलब भारित व्यय पे नहीं होता, इसका मतलब भारित व्यय पर नहीं होता। क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे। हो गया इतना? ध्यान दीजिए, इसमें राज्यसभा में नहीं है, इसको एक पॉइंट, राज्यसभा में नहीं। ठीक। इसी मांग पर असहमति व्यक्त करने हुए कटौती की मांग करता है कौन? विपक्ष। ठीक। तो सरकार की मांगों पर असहमति हेतु विपक्ष कटौती प्रस्ताव की मांग करता है। ठीक। अब ये कटौती प्रस्ताव 3 होते हैं। ये भी पूछा गया भैया, पीवाई क्यों मारिए तो क्वेश्चन मिलेंगे तो लगेगा कुछ पढ़ा है। अब कहाँ से आ रहा है नहीं पता ही नहीं चलता, फिर गूगल वही काम करता है, खट से सर्च करिए, काम खत्म। कहाँ से आ रहा है, ये सब प्रश्न उठते कहाँ से हैं। ठीक। तो क्या है? कटौती के बजट जैसे पेश होता है क्रमबद्ध रूप से वैसे कर रहे हैं। क्रमबद्धता में ही हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है, नहीं तो उस तरह तो हमको पता ही है। 3 कटौती कर दें। पहला नीतिगत कटौती, दूसरा मितव्ययिता या आर्थिक कटौती, या और अंतिम वाला है सांकेतिक कटौती। ध्यान दीजिएगा, ये पास नहीं होने चाहिए, विपक्ष ला रहा है, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये तो हो जाएगा काफ बहुमत में नहीं है, होगा कुछ नहीं, ये साबित हो जाएगा। ठीक। इसमें होता क्या है, ये यही पूछा गया है। इसके अंतर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये, जहाँ जितना मांग रहा है कहा थे 1 रुपया कह दे बस, समझा? 1 रुपये करने की सिफारिश की जाती है। ठीक। जैसे 100 करोड़ मांग रही है, अब उसको कहेंगे 1 रुपया कह दिया, पास होगा? नहीं होगा। लेकिन ये प्रयास तो करेंगे ना, वही है नीतिगत कटौती। इसमें क्या होता है, जो मांग की राशि है को एक प्रभावी सीमा तक कम कर दिया जाता है। ठीक। कम करने का प्रस्ताव। इसमें क्या हुआ, जैसे 50 करोड़ मांग हुए, 30 करोड़ कर दीजिए, 20 करोड़ कम कर दीजिए, ऐसा। मकसद ये नहीं है कम कर दीजिए, मकसद ये है कि पास हो जाए तो बताएं। मकसद ये नहीं कम कर दिया जाए, मकसद ये है पास होने दीजिए। ठीक।
ये था। सांकेतिक मतलब केवल दिखावा है। इसमें क्या होता है, मांग में ये सांकेतिक कटौती में होता है। जैसे 500 करोड़ की मांग हुई, कहीं 100 रुपये कम कर दे बस। कितना कम करना है, मात्र 100 रुपये। तो आपको क्या लगता है 100 रुपये कम करना कठिन है? मुद्दा क्या है, विपक्ष ला रहा है, समझ रहे हैं। और 100 रुपये कौन से, 500 करोड़ में 100 रुपये क्या है, कुछ नहीं है। ठीक, अब दोनों में अंतर देखिए। इसमें पूरा खत्म करके 1 रुपये कर दीजिए, इसमें पूरा रखिए केवल 100 रुपये कम कर दीजिए, दोनों में अंतर है। जैसे 500 करोड़ है तो उसको 1 रुपये कर दीजिए, ये 500 करोड़ है तो इसमें 499 करोड़ 99,99,099 रुपये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 100 रुपये कम कर दीजिए। काहे सर कम ना करना? करते नहीं, मांग होती है, विपक्ष लाएगा भाई। प्रस्ताव पारित हो तो आप बहुमत में नहीं है, बवाल करेंगे। हाँ, कितना भी अच्छा बजट हो, विपक्ष हमेशा कहेगा सड़ा गला, बेकार, रद्दी के भाव, मध्यम वर्ग के लिए कालजयी, ऐसे करके खूब प्रयोग करते हैं ना। देखिए आप कमेंट, विपक्ष का काम है उनकी नीतियों, हाँ नीति होती नहीं, पेश प्रस्ताव है भाई, जाएगा पासे नहीं होगा, केवल लाएंगे कैसा करिए, नहीं होगा, वो अलग मुद्दा है। विपक्ष क्या करता है कि सचेतक का काम करता है। आप यहाँ गलत कर रहे हैं तो सरकार उसको सुधार करे, नहीं जनता के सामने प्रस्तुत होगा। तो आप देखिए, तो बजट जिस दिन आता है उसके बाद अगले दिन पेपर में है इन्होंने इस बजट के बारे में ये कहा, तो एक पक्ष वाले बहुत अच्छा बजट, ऐसा है वैसा है, विपक्ष वाले रद्दी, सड़ा गला, शोषण करने वाला, ऐसे करके आता है ना। आप देखिएगा कमेंट। तो ये पूछा गया है, यही पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि नीतिगत कटौती में कई रुपए कमी करने का प्रयास किया जाता है। यही उत्तर, मतलब आप सुनवा, यही सही था। मारिए घटना चक्र, दोनों मिलेंगे। ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए। अब उसमें कन्फ्यूजन ये होता है नीति वाले में है कि सांकेतिक वाले में है, कौन सा किस मामले में है, वहाँ भूल जाते हैं। समस्या कहाँ होती है, नीति वाले में पता नहीं 100 था कि सांकेतिक में 100 था कि आर्थिक वाले में 100 था, किस में था, कन्फ्यूज हुए, किसी मार दी, काम खत्म हो गया। मामला समझ में आया। तो बजट की पूरी प्रक्रिया है, ऐसा होता है। इसके बाद विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 आ जाता है, वो पारित और पास कर दिया जाता है। ठीक ठीक। इसके बाद क्या होता है, लोकसभा ये जो मांग होते हैं अनुदान की, इसको पास कर देती है। जैसे ही लोकसभा में अनुदान की मांगें मांगों को पारित करवाता है, उसके पश्चात विनियोग विधेयक है, उसके तुरंत बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। ठीक, विनियोग विधेयक 114 में है, पारित किया जाता है। ये हुआ भैया आपका क्या। हाँ, अब आपको 2-3 चीज़ें और बताते हैं। लेखानुदान समझ में आया है। लेखानुदान क्या होता है, वर्ष के 2 महीने के लिए जब सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते तो वो क्या पास करा लेते हैं, लेखानुदान पास करा देती है, जिसमें केवल व्यय का वर्णन होता है, आय का वर्णन नहीं होता है। ठीक,
बहुमत के प्रकार हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। समितियां बताना है ना अगला। देखिए 14 में क्या है, एक थोड़ा जान लीजिए, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मतलब है। 114 में क्या हो गया, विनियोग विधेयक। 115 में है अनुपूरक, 115 में है अनुपूरक बजट, अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ये 115 हो गया। 116 में है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद 17 में वित्त विधेयक है। इसको सुनिए, अनुपूरक, कोई चीज़ होता है जैसे इतना पैसा दे दिया गया, अब वो पूरा नहीं पड़ रहा है तो और थोड़ा सा चाहिए, इसको क्या कहते हैं, अनुपूरक कहते हैं। ठीक है, कब, जैसे काम चल रहा है, कुछ पैसे हैं वो खर्च हो गए, ख़त्म हो गए, अब हमको और चाहिए ख़त्म होने के बाद। ठीक, अतिरिक्त का मतलब है इतना है, ये कम है, हमको और चाहिए, और अधिक चाहिए। जैसे 100 करोड़ ज़रूरत है, मिला कितना, 100 करोड़ मिला है, अब आप मांग करिए हमको भाई कितना चाहिए, और अधिक चाहिए, 120 करोड़, 20 करोड़ और चाहिए। तो ये अतिरिक्त या अधिक है, और अधिक चाहिए। इसमें क्या था, 100 करोड़ खर्च हो गए, ख़त्म हो गया पैसा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो और अनुदान चाहिए, अतिरिक्त वो अनुपूरक चाहिए। अनुपूरक बजट देते हैं कुछ समय, निश्चित समय के लिए जब बचा रहता है तो। लेखानुदान समझ में आया, वित्तीय निर्वाचन वर्ष या किसी भी वर्ष 2 महीने के लिए जब सरकार के पास खर्च का पैसा नहीं होता तो वो लेखानुदान पास करा लेती है, इसमें केवल व्यय का वर्णन होता है। प्रत्ययानुदान, अपवादानुसार कोई विशेष, जैसे बजट पेश हुआ तो उसमें निश्चित है यहाँ यहाँ खर्चा, लेकिन कोई विशेष पर, जैसे पाकिस्तान का तनाव आ गया, स्पेशल खर्चा आ गया, बढ़ गया ना, वो अपवाद हो गया। समझ में आ रहा है मामला, अपवाद हो गया। और प्रत्ययानुदान मतलब ऐसे ही और विशेष आकस्मिक घटनाएं जो घट जाए उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए तो उसको प्रत्ययानुदान कहते हैं। तो ये 3-4 अनुदान होते हैं। अगर वैसे तो यही लेखानुदान ज़्यादा पूछा जाता है, लेखानुदान पूछा गया, यही बता दे रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी किसी दिन बता दीजिएगा तो हम इसको 5 को अलग कर देंगे और एक एक की परिभाषा सब बता देंगे। ठीक, तो वित्त विधेयक जो होता है वो, उसमें इतने स्टेप होते हैं भैया, क्रमबद्धता के साथ। ठीक, अब इसके बाद क्या होते हैं, संसदीय समितियां आती हैं। तो मैं केवल संसदीय समितियों की बात कर देता हूँ, चर्चा कैसे गठन होता है, काम क्या है, ये सब अगले दिन होगा। आज केवल कितने प्रकार की होती हैं ये सब देख लेते हैं। ठीक, मिटा दें। चलिए, तो संसदीय समितियां, इनका केवल कैसे होती हैं ये देख लीजिए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जानते हो कब आया था, 1919 में। उसी के तहत पहली बार समितियों का वर्णन हुआ है। उसी के तहत सबसे पहले 1921 में समितियों के गठन की बात की गई। ठीक, तो संसदीय समितियां अस्तित्व में कब आई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तहत। ठीक है, लोक लेखा समिति आई थी सबसे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1921 में संसदीय समितियां
अस्तित्व में आई। मामला समझ में आया? ठीक। अब संसदीय समितियों के प्रकार। ठीक, ये दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई समिति ठीक, अस्थाई। एडहॉक सुने हो? एडहॉक, हाँ, जो प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं सुने होंगे, एडहॉक पे हैं। अस्थायी तौर पे जो नियुक्तियां होती हैं उसको एडहॉक कहते हैं। ठीक, अस्थाई समितियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक, एक होती हैं वित्तीय समितियां, ठीक, एक होती हैं अन्य। समझ में आया? वित्तीय समितियां तीन होती हैं, लोक लेखा, प्राक्कलन और एक होता है, तीसरी है लोक उपक्रम। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें और इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं। आगे बताते हैं। ये सबसे बड़ी समिति है, इसमें लोकसभा से केवल होते हैं 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति होती है, पूछा जाता है। सबसे पुरानी लोक लेखा समिति। ठीक, दोनों जुड़वा बहन है, इनका जुड़वा बहन कहा जाता। ठीक, तो आगे कैसे काम करती हैं, क्या काम है ये, इसमें आ जाएगा SC ST समिति, अरे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति समिति, कार्य मंत्रणा समिति, दो हो गए। विशेषाधिकार समिति हो गई और विभागीय समिति। ये हो गया। अब अस्थाई पे चलते हैं। ठीक, ये भी दो प्रकार की होती हैं। आप लोग कन्फ्यूजिया रहे हो, इतना नीचे काहे ला रहे हैं, ये इतनी जगह काहे बना रहे हैं, है ना? ये तो समस्या है। इसमें एक होती है जांच समिति, ये क्यों होती है? जो जांच समिति होती है वो तात्कालिक घटना की जांच हेतु होती है। ठीक, दूसरी होती है सलाहकारी समिति। ठीक, ये विधेयक पर सलाह देनी है। तो सलाहकारी है तो जरूरी नहीं मानिए ना मानिए, समझ में आ रहा है? समितियां समझ में आ रही है? एक एक को अगले दिन पढ़ा जाएगा। तो इस ये अस्थाई की खासियत क्या है? अस्थाई है, अस्थाई से क्या मतलब? परमानेंट है। तो इसकी विशेषता अस्थाई
या नियमित समिति है। ठीक, पहला हो गया। कार्य अस्थाई है तो लगातार होगा, अनवरत प्रक्रिया होगा, अनवरत प्रकृति का होता। और लोकसभा में इसको संसद के अधिनियम द्वारा लाया गया है। इसका गठन संसद के अधिनियम, संसद के अधिनियम, लोकसभा की प्रक्रिया, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, कार्य संचालन के नियम के अनुसार कार्य करती है। मज़ेदार बात बताऊं तो 25 चल रहा है ना, 23 वाले में शायद 2023 पीसीएस मेंस में संसदीय समितियों की विशेषताएं और इसके उपयोग, यही प्रश्न लिखित में आ गया था भैया। लिखित में 20 नंबर में आ गया। ये तो जानते थे बनाना, उपयोग पता नहीं था हमको, ध्यान ही नहीं दिए कभी, पता नहीं था, छूट गया तो फेल हो गए। इसमें कौन सी बड़ी बात, छूटेगा तो फेल तो होंगे ही। ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बना के केवल कुछ, अच्छा हम फैक्ट दे रहे थे, इसमें 22 सदस्य होते हैं 15+7, इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसमें 22 होते हैं 15+7, ये दे रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, काम क्या करती हैं इनका हम दे रहे हैं। इनका कार्यकाल 1 साल होता है, इनके अध्यक्ष का नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, हम ये बता रहे हैं। उसको ज़रूरत नहीं है, वो काम पूछा है, नहीं पता भाई, झेल गए। और आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं तो उसको नहीं बताएंगे, आपके काम का नहीं है। मुझे वाणी कहिएगा तो बता देंगे। समझ में आया? संसद के अधिनियम है। हाँ, अधिनियम। इनका गठन विशेष प्रयोजन होता है। इनका गठन विशेष प्रयोजन हेतु होता है। समझ में आया क्यों गठित होती हैं? दूसरा, जब ये अपना कार्य पूरा कर प्रतिवेदन दे देती हैं तो स्वतः समाप्त। ये इनकी खासियत है। अब अगर इसके आगे चलते हैं तो टाइम लगेगा लंबा, क्योंकि एक एक को पढ़ना पड़ेगा। तो इसको यहीं ऐसे छोड़ दे रहे हैं सेम टू सेम। कल ये ऐसे बना रहेगा, इसी के आगे कल हम आगे एक एक को उठा के बता देंगे कैसे कैसे काम करते हैं, कार्यकाल कितना है, ठीक, अध्यक्ष कैसे नियुक्ति होती है, सदस्य कहाँ से आते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले दिन बताएंगे। ठीक।